तो स्वागत है आप सबका दोस्तों सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग अपना सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 1 है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, तो उस सिलेबस को कवर करने की जो यात्रा है उसको शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 1 है और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है जो कि है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, तो इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरी जो आदत है कि मैं कतई जीरो से चलता हूँ। ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल अकाउंटेंसी जो आपके फाउंडेशन लेवल पे है वो क्लास 11th और 12th लेवल की ही है। ठीक है। उससे हाई लेवल पे आईसीआई नहीं जाता है फाउंडेशन लेवल पे। बट जो 11th 12th लेवल की अकाउंट्स है उसको थोड़ा सा टफ लेवल ले जाके, मतलब उससे थोड़ा सा हायर लेवल ले जाके क्वेश्चन आईसीआई आपसे पूछता है। ठीक है। तो लेकिन जो चैप्टर्स है वो 11th 12th लेवल के ही हैं। तो हम लोग बिल्कुल 11th के बेसिक्स से ही शुरू करेंगे और फाउंडेशन लेवल तक आएंगे। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिक अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन है कि अकाउंट्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या फ़ायदे हैं अकाउंटिंग करने के, क्या नुकसान है अकाउंटिंग करने के, क्या अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक एक ही चीज़ है, क्या वो अलग अलग चीज़ें हैं, इन सब बातों के ऊपर ये आज चैप्टर है आपका। ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। देखते हैं क्या मीनिंग है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स and communicating the results thereof to the persons interested in such information। ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, क्लासीफाइंग का प्रोसेस है, समराइजिंग का प्रोसेस है, एनालाइजिंग का प्रोसेस है, इंटरप्रेटिंग का प्रोसेस है, और किन चीज़ों की? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की। और फिर उनको क्या किया जाता है? कम्युनिकेट किया जाता है किसको? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ठीक है। तो इसमें 8 बातें निकल के आ रही हैं जो कि मैंने यहाँ मार्क कर रखी हैं। पहला क्या है? रिकॉर्डिंग, कि रिकॉर्डिंग क्या चीज़ है। दूसरा है क्लासीफाइंग, कि ये क्लासीफाइंग क्या चीज़ है। तीसरा है समराइजिंग, समराइजिंग क्या चीज़ है। चौथा है एनालाइजिंग, कि एनालाइजिंग क्या चीज़ है। पांचवा है इंटरप्रेटिंग, कि इंटरप्रेटिंग क्या चीज़ है। छठा है ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है। सातवां इन्वेंट्स क्या चीज़ है। और आठवां कम्युनिकेटिंग क्या चीज़ है। अगर आप ये 8 बातें समझ ले तो अकाउंटिंग का मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम शुरू रिकॉर्डिंग समझने के ज़रिए नहीं करेंगे। हम लोग इसमें सबसे पहले समझेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन और इवेंट समझ में आ गया तो ही आप रिकॉर्डिंग समझ सकते हैं क्या चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन समझने का प्रयास करते हैं। एक सेकेंड। तो मान लीजिए ये आपका बिजनेस है। ठीक। एक तो मान लीजिए ये आपका बिजनेस है और बिजनेस में आपको रोज़ ही कई एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। रोज़ाना कई एक्टिविटीज़ होती रहती है बिजनेस में, और उन एक्टिविटीज़ से दो ही बातें हो सकती है, सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। पहली तो कि आपको कैश प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यानी कैश इनफ्लो हो सकता है। और दूसरा उन बातों से कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। ठीक है। या तो कैश इनफ्लो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, या तो कैश आउटफ्लो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो बिजनेस से मुख्यतः दो ही बातें हो सकती हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। ठीक है। अब इनफ्लो किस सिचुएशंस में हो सकता है? इनफ्लो हो सकता है जब आपकी कोई कमाई हुई हो, यानी इनकम्स। ठीक है। जब आपको कोई इनकम हो, जिसको हम क्या कहेंगे? कमाई हमारी।
ठीक है। दूसरा, जब कोई गेन हो। अच्छा, कई लोग सोचते हैं इनकम गेन एक ही चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनकम मतलब कमाई और गेन मतलब लाभ। इनकम का मतलब होता है कि आपको पता है आपकी ये कमाई होने वाली है, लेकिन गेन ये होता है कि आपको अचानक से कोई कमाई हो जाए। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेट होना कहलाता है गेन्स, और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेट होना कहलाता है इनकम्स। ठीक है। अगला, अगर लाइबिलिटी आपने ली है किसी से, तो भी ये आपका कैश इनफ्लो होगा बिजनेस में। अब लाइबिलिटी लेने का मतलब क्या है और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसको डिटेल में देखेंगे लाइबिलिटी क्या होती है जब हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे। बट अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि लाइबिलिटी का मतलब है फ्यूचर में आप जो पेमेंट्स करेंगे। ठीक है। तो फ्यूचर में पेमेंट्स करेंगे ना, लेकिन आज क्या किया है, किसी ना किसी से पैसे लिए हैं, तभी तो उसको फ्यूचर में पेमेंट करोगे। तो लाइबिलिटी क्या है, आपकी फ्यूचर की पेमेंट्स हैं जिनको आपने आज उधार पे लिया है। ठीक है। आज जैसे आपने किसी से 10 लाख रुपए चलिए लिए, और उसको वादा किया कि 5 साल के बाद तुमको विद इंटरेस्ट चुका देंगे। ठीक है। तो 5 साल के बाद उसको पेमेंट करोगे ना, तो वो क्या है, फ्यूचर पेमेंट्स। लेकिन आज जो उससे पैसे लिए वो क्या है, कैश इनफ्लो किया है आपने। ठीक है। कैश का इनफ्लो हुआ है बिजनेस में। सही बात है। तो बिजनेस में पैसे इन तीन तरीकों से आ सकते हैं, या तो आपकी कमाई हो सकती है, या तो आपको कोई लाभ हो सकता है, या तो आपने कोई ना कोई लाइबिलिटी इनकर की होगी। ठीक है। वैसे ही बिजनेस में कैश आउटफ्लो भी तीन प्रकार से हो सकते हैं। पहला तो एक्सपेंस, यानी आपने कोई खर्चा कर दिया। ठीक है। दूसरा, लॉस, यानी आपका कोई नुकसान हो गया। अच्छा, कई लोग अब ये भी सोचते हैं कि नुकसान और एक्सपेंस भी एक ही चीज़ है। नहीं, ऐसा सरासर नहीं है। एक्सपेंस का मतलब है आपने खर्चा किया है कोई, जैसे आपने आपके फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं तो उनको उनकी दिहाड़ी दी, यानी वेजेस दिए। ठीक है। तो ये आपने पैसे खर्च किए हैं। आपके ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो आपने उनको उनकी तनख्वाह दी है, तो ये क्या किया, आपने सैलरी दी है उन्हें, तो ये पैसे खर्च किए हैं। लेकिन नुकसान का क्या मतलब है, नुकसान का ये मतलब है, मान लो आपकी ब्रेड की फैक्ट्री है। ठीक है। तो रोज़ काफ़ी सारे ब्रेड के पीसेस आप मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन ब्रेड के पीसेस मैन्युफैक्चर करते करते कुछ ब्रेड के पीसेस टूट टाट भी तो जाते हैं। तो वो जो पीसेस टूट टाट रहे हैं उनको मॉनेटरी टर्म्स में हम कहें, यानी पैसों के टर्म्स में आप सोचें कि एक ब्रेड के टुकड़े के टूटने से आपको कितने का नुकसान हो रहा है, तो वो कहलाएगा लॉस। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी ब्रेड का टुकड़ा, ठीक है, ये ब्रेड का टुकड़ा है, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में टूट जाता है, तो इसके ऊपर जो आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा लगाया है वो तो डूब गया। तो वो आपका नुकसान कहलाएगा, ना कि खर्चा। ठीक है। अब बात की जाए एसेट क्या होता है। कैश आउटफ्लो एक और तरीके से हो सकता है बिजनेस में, वो है एसेट्स के फॉर्म में। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब होता है, जैसे लाइबिलिटी का मतलब है फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स, सॉरी, फ्यूचर में होने वाली पेमेंट्स। तो एसेट्स का मतलब है फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट्स। तो अगर फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो उनके लिए आज हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में किसी चीज़ का लाभ उठाना चाहते हो तो आज उसके लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने क्या किया है, एक मशीन खरीदी है। मशीन का क्या काम होगा, वो हमारी फैक्ट्री में रहेगी और हमारे मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेगी। तो आज आपने क्या किया है, कैश का आउटफ्लो किया है। किस लिए, मशीन खरीदने के लिए। मशीन क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो कि बिज़नेस में एक लंबे समय के लिए रहेगी और हमें मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेगी, यानी बेनिफिट देगी। ठीक है। तो मशीन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बिज़नेस में बेनिफिट देगी फ्यूचर में, उसके लिए आज हमने एक खर्चा किया है। तो मशीन क्या हुई, हमारी एक एसेट हुई। ठीक है। तो अगर मैं करूँ तो बिज़नेस में एक्टिविटीज़ इन प्रकार से हो सकती हैं कि हमें कोई ना कोई इनकम हो सकती है, कोई गेन हो सकता है, हमने कोई लायबिलिटी इनकर की होगी।
या कोई एक्सपेंस इनकर किया होगा, लॉस इनकर किया होगा, या एसेट्स खरीदे होंगे। तो इतनी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही है बिजनेस में, तो उनको आप मॉनेटरी टर्म्स में लिखें तो वो क्या होगा, ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को मैं कहूँ तो दो प्रकार का, दो चीज़ें उसमें होना आवश्यक है। ठीक है, ट्रांजैक्शन आपका पहले तो मॉनेटरी टर्म्स में होना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा वो बिजनेस से रिलेटेड ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है और साथ ही साथ वो बिजनेस से रिलेटेड है, दोनों बातें, अगर आपका ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है और साथ ही साथ बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपका ट्रांजैक्शन बन जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, दोनों बातें होनी चाहिए। यहाँ प्लस का निशान लगा लीजिए कि जो ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी टर्म्स में भी होना चाहिए, साथ ही साथ बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अगर कोई भी एक एस्पेक्ट मिसिंग है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका ट्रांजैक्शन क्या है, एक चीज़ मान लो कि आपने परचेज किया फर्नीचर। ठीक है, बट ये नहीं बता रहा वो कि कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया है। ठीक, सिंपल सी ये बात लिखी हुई है कि परचेज्ड फर्नीचर। तो इसके आगे ना कुछ लिखा है कि कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा, कैश पे खरीदा कि क्रेडिट पे खरीदा। ठीक है, कैश क्रेडिट क्या होता है अभी बताएंगे, बट कुछ डिटेल नहीं लिखी है, सिर्फ लिखा है परचेज्ड फर्नीचर। तो ये मॉनेटरी टर्म्स में तो है नहीं, तो ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। साथ ही साथ अगर मान लो लिस्ट में लिखा होता परचेज्ड फर्नीचर 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है आपने, तो ये मॉनेटरी टर्म्स में है। ठीक है, बट आगे इसमें लिख दिया कि फॉर डोमेस्टिक यूज़, डोमेस्टिक यूज़ यानी घर के खर्चे के लिए ख़रीदा है, तो ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। तो अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड भी नहीं है तो भी ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये परचेज फर्नीचर कब होगा आपका बिज़नेस का ट्रांजैक्शन, जब ये बात लिखी हो कि परचेज्ड फर्नीचर 10,000 रुपये का। ठीक है, तो मॉनेटरी टर्म्स में है ये, और आगे लिखा है फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ यानी हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है ये। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट सेट कर रहे हैं तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऑफिस यूज़ ना लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता परचेज्ड फर्नीचर 10,000 रुपये का। ठीक है, तो हम डिफ़ॉल्ट अजम्पशन ये लेते कि ये ऑफिस यूज़ के लिए, हम ये ना मानते कि ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए है। ठीक है, हमारी डिफ़ॉल्ट अजम्पशन हमेशा यही होती कि ये ऑफिस यूज़ के लिए है। ठीक है, ना कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो हम उसको मान लेते हैं उस सिचुएशन की बिजनेस से रिलेटेड है। जब तक क्लियरली ये नहीं लिखा है कि हमने चीज़ खरीदी है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तब तक हम उसको ये नहीं मानेंगे कि ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि वो बिज़नेस से रिलेटेड खर्चा है, ऑफिस यूज़ के लिए किया गया है। ठीक है, तो वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सही बात है। अगर मैं बात करूँ कितने टाइप के बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहला तो कैश और दूसरा क्रेडिट। कैश का मतलब नकद ट्रांजैक्शन। आपको मोबाइल ख़रीदना था, मोबाइल वाले के पास गए, आपने उसको क्या किया, उससे मोबाइल लिया और 15,000 रुपये का मोबाइल था, तुरंत उसको 15,000 रुपये दे दिए, तो ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन, नकद ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होगा, आप मोबाइल लेने गए, उससे मोबाइल लिया, लेकिन उसको 9,000 रुपये अभी दिए हैं। ठीक है, और 6,000 रुपये वादा कर दिया कि एक हफ्ते बाद आके तुमको दे देंगे। वो आपका दोस्त था, आपने कहा कि ऐसा करना यार, एक हफ्ते बाद 6,000 रुपये ले लेना हमसे। तो 9,000 रुपये जो आपने उसको अभी दिए हैं वो क्या होगा, वो तो आपका कैश ट्रांजैक्शन है, नगद ट्रांजैक्शन। लेकिन जो 6,000 रुपये की आप उधारी करके आए हैं उसके यहाँ, वो क्या है, आपका उधार का ट्रांजैक्शन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
ठीक है, तो ये था आपका ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने लिख रखा है कि गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शंस हैं आपके। ठीक है, अब बात करें इवेंट क्या होता है। तो इवेंट का मतलब ये होता है, इवेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो उससे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है तो उसको इवेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 रुपये के, और इसमें से आपने गुड्स कितने सोल्ड किए, 15,000 रुपये के। तो कितने के गुड्स आपके पास साल के लास्ट में बच गए, 5,000 रुपये के। तो ये क्या होगा आपका, ये कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब जरा समझते हैं कि गुड्स आपने परचेज किए 20,000 रुपये की, ये क्या है, ट्रांजैक्शन। गुड्स सोल्ड किए 15,000 रुपये के, ये क्या है, ट्रांजैक्शन। बट इन दो ट्रांजैक्शंस को करने की वजह से जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, यानी ये 5,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या है, ये एक इवेंट है। ठीक है, इसी तरह बात करें तो गुड्स परचेज किए मैंने 40,000 यूनिट्स, गुड्स सोल्ड किए मैंने 30,000 यूनिट्स। तो साल के लास्ट पे मेरे पास कितने के गुड्स बचे होंगे, 10,000 यूनिट्स। ये क्या होगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो 40,000 यूनिट जो गुड्स परचेज किए वो क्या है, एक ट्रांजैक्शन किया मैंने। 30,000 यूनिट्स के गुड्स बेचे, वो क्या है, एक ट्रांजैक्शन किया मैंने। और इन दो ट्रांजैक्शंस को करने की वजह से जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स, ये क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो इवेंट के एग्जांपल्स क्या हुए, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट और लॉस वगैरह भी आपका इवेंट होता है। ठीक है, अब क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन समझ लिया और इवेंट समझ लिया है, तो आपको रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग, जब भी कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट बिजनेस में आकर करता है तो उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। और उसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, जर्नल में। ठीक है, एक बुक्स बनती है जर्नल, वहाँ पे उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और कुछ सब्सिडरी बुक्स में भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग का काम कहाँ होता है, सबसे पहले जर्नल में और कुछ सब्सिडरी बुक्स में। ठीक है, क्या रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लासीफाइंग ये किया जाता है लेजर में। ठीक है, क्लासीफाइंग कहाँ की जाती है, लेजर में। ठीक है, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन अकर किए हैं उनको आपने जर्नल में क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करते वक्त आपने क्या किया है, कुछ अकाउंट्स को डेबिट किया है, कुछ अकाउंट्स को क्रेडिट किया है। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट किए हैं जर्नल में, उनका एक सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा लेजर में। ठीक है, उनका सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा लेजर में। ठीक, इसका अलग से चैप्टर भी है आपके सिलेबस में, तो वहाँ भी हम लोग इसको देखेंगे। बट अभी आप समझ सकते हैं कि जो भी अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट किए हैं आपने जर्नल में, उनका सेपरेट अकाउंट लेजर में खोला जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग, सेपरेट अकाउंट खोलने के प्रोसेस को। चलो, अगला है समराइजिंग, और ये किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो लेजर में जो आपने सेपरेट अकाउंट्स खोले हैं, उस हर एक अकाउंट से आपको दो चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। एक तो है डेबिट बैलेंस। ठीक है, डी आर डॉट का मतलब होता है डेबिट। और दूसरा आपको प्राप्त हो सकता है क्रेडिट बैलेंस। सी आर डॉट का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, तो दो प्रकार के बैलेंसेस आपको प्राप्त हो सकते हैं आपके लेजर अकाउंट से, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। उन बैलेंसेस को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लेना कहलाता है समराइजिंग प्रोसेस, और ये किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है,
इसके बाद होता है एनालाइजिंग, जो कि की जाती है फाइनल अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में आपके तीन तरीके के अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट शामिल होता है। तो चार चीज़ें बनती हैं आपके फाइनल अकाउंट्स में, जो कि आपका एनालाइजिंग का प्रोसेस है। पहला क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम पी एंड एल अकाउंट कहते हैं शॉर्ट में। तीसरा है अच्छा तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और लास्ट है, ये तीनों तो अकाउंट्स हो गए, एक स्टेटमेंट और बनता है फाइनल अकाउंट्स में, जो कि होता है बैलेंस शीट। ठीक, इसके बाद प्रोसेस आता है इंटरप्रेटिंग। बिजनेस में आपने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज किए हैं, उनको इंटरप्रेट करिए। यानी ये पता लगाइए कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट्स की पोजीशन कैसी है, लाइबिलिटी की पोजीशन कैसी है, ये सब चीज़ें पता लगाइए। ठीक है, और इसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है, जो कि है कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग में ये होता है कि आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज किए हैं और फिर उनको इंटरप्रेट किया है, तो उनको इस फॉर्म में बिजनेस के जो यूज़र्स हैं, तो बिजनेस में पहले तो दो प्रकार के यूज़र्स होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के यूज़र्स होते हैं। पहले को हम कहते हैं इंटरनल यूज़र्स, और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। तो ये दो प्रकार के यूज़र्स होते हैं बिजनेस में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इन दो यूज़र्स को अपना जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है कन्वे करना इस हिसाब से, ताकि इनको समझ में आ सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इन लोग को अकाउंट्स वगैरह आती हो। तो इन लोग को इस हिसाब से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है ताकि इनको समझ में आ सके। ठीक है, इसके लिए हम कई टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्राफ्स वगैरह के फॉर्म में इनको समझाया जाए ताकि इनको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये सब आता है कम्युनिकेटिंग के प्रोसेस में। तो एक बार फाइनली हम लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड the financial transactions and events and communicating the results thereof to the persons interested in such information। ठीक है, अब आपको इसमें जो भी कीवर्ड्स हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के। तो पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बिल्कुल, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करना। सेकंड है प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना। थर्ड है फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना, जो कि डिटरमाइंड होती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में थ्रू बैलेंस शीट। चौथा है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। जी, तो बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं, बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं, वो कुछ लोगों, क्योंकि उनके पास पूरा टाइम नहीं होता कि वो लोग बिजनेस के कामकाज संभाल सके, तो कामकाज संभालने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं ऑन बाय गिविंग देम सम सैलरीज, जिनको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के लोग, या फिर जो कि आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनको अपना काम काज करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम प्रॉपरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना के इनकी मदद करते हैं। ठीक है, पांचवा है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स, जो कि कम्युनिकेटिंग के प्रोसेस में था। और सिक्स्थ है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, यानी फ्यूचर में जो बेनिफिट देने वाली चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही रखते हैं। बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1 है जो आपका, वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिएगा इस सफ़र में हमारे साथ, जो कि सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 का प्रिपरेशन का सफ़र है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।